नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। शुरुआत कर रहे हैं चक्रवाती तूफान दाना की खबर से। ये तूफान आज रात उड़ीसा के तट से टकराएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान का असर पश्चिम बंगाल में भी होगा। दोनों राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 500 से ज़्यादा ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है। उड़ीसा और बंगाल में 16 घंटों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। दोनों राज्यों में लोगों को डेंजर जोन छोड़ने के लिए कह दिया गया है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। साइक्लोन दाना के आने से पहले उड़ीसा के केंद्रपाड़ा तट पर तेज लहरें उठ रही हैं। हवा की गति आगे 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी और इस तूफान का नाम दाना है और ये शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है उदारता। ये तूफान कितनी तबाही मचा सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उड़ीसा के 14 ज़िलों से 10 लाख लोगों को एक से दूसरी जगह भेजा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर हाल बताएंगे और ये भी बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात भर कंट्रोल रूम में रहेंगी। बहरहाल कोलकाता एयरपोर्ट पर क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। साइक्लोन डाना के लैंडफॉल आज ही होने वाला है और इसीलिए कई सारे जगहों पे कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। जैसे कि कलकत्ता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट 5 बजे बंद हो गया और कोलकाता एयरपोर्ट 6 बजे बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते कोई डिपार्चर हॉल पूरा खाली है। इस वक्त कोई डिपार्चर्स नहीं है। अराइवल में कुछ फ्लाइट्स है, लेकिन हम एक पैसेंजर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? आ रहे हैं भुवनेश्वर जाने का है। तो भुवनेश्वर डिब्रूगढ़ का फ्लाइट मेरा था एक्चुअली 2:30 बजे, वो रिशेड्यूल करके मेरे को कलकत्ता पहुंचा है। बट यहाँ से कल सुबह 11 बजे का वो भी कंफर्म नहीं है। कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी कुछ भी नहीं है इंडिगो की तरफ से। आप भुवनेश्वर जा रहे थे, भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद है? राइट। आई बिलोंग्स टू भुवनेश्वर। अच्छा, ओके। और आप यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट भी अभी बंद है? हाँ, बंद है। ठीक है। सो ऐसे कई सारे पैसेंजर हैं जो भुवनेश्वर जाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट को भी 5 बजे बंद कर दिया गया है, तो ये जो भुवनेश्वर जाने वाले थे वो नहीं जा पा रहे हैं ऑब्वियसली। और कलकत्ता एयरपोर्ट भी 6 बजे बंद हो गया है। ट्रेन्स कैंसिल कर दिए गए हैं। लोकल ट्रेन्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स जो इस इलाका में चलते हैं उन्हें कैंसिल कर दिए गए हैं। फेरी सर्विसेज कैंसिल कर दिए गए हैं। लाखों लोगों को इवैक्यूएट कर दिए गए हैं जो समुद्र तट पर रहते हैं और कच्चे घरों में रहते हैं। और फ्लड रिलीफ सेंटर या साइक्लोन रिलीफ सेंटर जो है वहाँ पे लोगों को रखा गया है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी वो आज पूरे रात स्टेट सेक्रेटेरिएट में रहेंगे और जब लैंडफॉल होगा तो पूरा जो ऑपरेशंस होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो ओवरसी करेंगे खुद सेक्रेटेरिएट से। और कई जगहों पे लोगों को अभी भी हटाया जा रहा है और इवैक्यूएशन अभी भी चल रहे हैं। साइक्लोन डाना की वजह से कोलकाता में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे का हवा हो सकते हैं और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकते हैं। हालांकि जहां लैंडफॉल हो रहे हैं जो धामरा और भीतरकनिका है वहां पे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा होने की संभावना है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कोलकाता एयरपोर्ट इस वक्त बिल्कुल खाली है, कोई लोग नहीं है क्योंकि बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट का भी वही स्थिति है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है क्योंकि साइक्लोन डाना के वजह से डैमेजेस हो सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स इसलिए लिए गए हैं और वैसे भी जब इतनी बारिश होती है और इतनी हवा तेज़ होती है तो फ्लाइट ऑपरेशंस मुश्किल हो जाते हैं थोड़ा बहुत और इसीलिए यहाँ पे ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। ट्रेन्स कैंसिल है और फ्लाइट और जो ये है एयरपोर्ट्स है उस पर भी असर पड़ा है। भुवनेश्वर और कलकत्ता एयरपोर्ट को कल सुबह 9 बजे तक बंद कर दिए गए हैं। सौरभ गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अब जिस तरह से अभी खबर आई ममता बनर्जी रात भर कंट्रोल रूम में रहेंगी सेक्रेटरी मंत्रालय पर, क्या उसके लिए इंतजाम है, किस तरह से नजर रखी जा रही है? देखिए, अब तक जो साइक्लोन की असर होते हैं यूजुअली वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं काम बिफोर द स्टॉर्म जो एक अंग्रेजी में कहावत है वो इस वक्त है और इस वक्त हवा की गति भी बढ़ने का जो एक आशंका था वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने और उड़ीसा की सरकार ने, दोनों सरकार ने कई सारे लाखों लोगों को इवैक्यूएट किया है क्योंकि क्या होता है कि अगर इवैक्यूएशन नहीं होता है और चक्रवाती तूफान के दौरान तेज हवा की वजह से उनके घर पर कुछ असर होता है या उनके
घर डैमेज हो जाते हैं तो जान जाने की आशंका रहते हैं। तो इस सब को ये करने के लिए ये सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज रात को कंट्रोल रूम में रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 14 जिलों में 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और मुख्यमंत्री खुद सीधे तौर पर इस पर हालात पर नज़र रखेंगी। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान हमारे घायल हुए हैं। सेना की गाड़ी पर ये आतंकवादी हमला हुआ है और कोशिश करते हैं, नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। नीता, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इसकी अभी? निधि, ये जो हमला हुआ है गुलमर्ग नॉर्थ कश्मीर में हुआ है। जो सेना का व्हीकल है उस पर टेररिस्ट ने अटैक किया है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 5 के आसपास हमारे जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। ये दिलचस्प बात इसलिए भी है क्योंकि कुछ 1-2 घंटा पहले ही जो है वो एक UHQ की मीटिंग यानी यूनिफाइड हाई कमांड की मीटिंग जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चेयर की थी, जिसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स जो आर्मी के थे वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा 2 दिन पहले भी सीनियर ऑफिसर्स ने LG को ब्रीफ किया था कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं वो अभी भी हो रहे हैं। इससे पहले जो गांदरबल में अटैक हुआ था उसमें बताया जा रहा था कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन था। हालांकि जो जांच में सामने आया था उसमें साफ हो गया था कि ये लोग पुराने हैं और उन्होंने रेकी करके जो है वो अटैक किए थे। तो इस तरह के अटैक्स जो हैं नॉर्थ कश्मीर में आज हुआ, इससे पहले साउथ कश्मीर में हुआ। सेना ने अलर्ट लेवल्स जो है वो बढ़ाए जरूर है, स्पेशली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ये वो इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, वहां पर जो है ज्यादा सतर्कता फिर से जो है वो बढ़ाई गई है। लेकिन इस तरह के जो अटैक्स हैं इन्हें लेकर दोबारा से एक अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। आज का जो अटैक था वो गुलमर्ग नॉर्थ कश्मीर में हुआ था। निधि, नीता, संक्षेप में इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, वो यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पे अटैक हुआ है, तो उनके लिए चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि ऐसे मामले रुके नहीं हैं या थम नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्टेटहुड को लेकर जब भी बात होती है तो हमेशा सेंटर की तरफ से ये दलील रहती है कि जब तक जो पीस है वहां पे रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक स्टेटहुड जो है वो नहीं वापस की जाएगी। तो ये जिस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं वो बीजेपी का आर्गुमेंट को बल देते हैं। आज हमने सुना था जो बीजेपी के वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक इस तरह के अटैक्स नहीं रुकेंगे तब तक स्टेटहुड की बात करना बेमानी है। बहरहाल जो उमर अब्दुल्ला है वो दिल्ली में आए हुए हैं। हालांकि ये सब कर्टसी कॉल्स हैं क्योंकि बतौर चीफ मिनिस्टर वो पहली बार दिल्ली में आए हुए हैं और अभी ताजा जो जानकारी है उसमें वो रक्षा मंत्री से भी मिले हैं। निधि, बिल्कुल धन्यवाद नीता, हालात पर नजर बनाए रखें। तो ये हमला हुआ है नॉर्थ गुलमर्ग में और 5 हमारे जवान घायल हुए हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब विधानसभा चुनावों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई और इस दौरान अमित शाह ने अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को साफ संदेश दिया है कि बागियों को खड़ा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि तीनों बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो राम शिंदे हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी जी। क्या जानकारी मिल पा रही है, जो बैठक हुई है गृह मंत्री के यहाँ से, क्या कुछ निकल कर आया? बिल्कुल 4 घंटे लगातार ये बैठक हो गई है और पहले 45 मिनट जो थे बीजेपी के सिर्फ नेता थे और बाद में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ऐसे तीनों की महायुति की मीटिंग हो गई। तो बीजेपी के नेताओं को भी एक मैसेज दिया गया है कि जो इंटरनल कुछ सीटों के ऊपर चर्चाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी इन तीनों की भी चर्चा जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके आगे की चर्चा जो है अब दिल्ली में नहीं होगी, ये साफ तौर पर बताया गया है, ये मुंबई में होगी। और जो 23 सीटों के ऊपर आज चर्चा हो गई है कि जो उसके ऊपर अनबन थी उसके ऊपर लगभग 18 सीटों के ऊपर सॉल्यूशन निकला है और ये आज रात को या फिर कल सुबह एक दूसरी जो लिस्ट है बीजेपी की वो जारी हो सकती है। पहली लिस्ट 99 सीटों की थी, अब ये दूसरी लिस्ट जो है वो 35 सीटों की हो सकती है। ये आज रात को ही या फिर कल सुबह ये जारी हो सकती है, लेकिन इसके आगे की जो चर्चा है वो मुंबई में होगी। लेकिन सख्त हिदायत दी है अमित शाह जी ने, क्योंकि इस बार
5000 वोट भी मायने रखते हैं और एक कैंडिडेट को हरा सकते हैं। तो इस बार बागी को किसी को भी खड़ा किया ना जाए। और दूसरी बात यह है तीनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तीनों पार्टियों के लिए प्रचार करने के लिए आने वाले हैं महाराष्ट्र में। और 5 तारीख से 14 तारीख तक लगातार 8 दिन प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र में सभाएं लेने वाले हैं। तो इसलिए एक साथ एकजुट होकर लड़ना है, बागी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करना है और इंडिपेंडेंट को भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करना है, ऐसा स्पष्ट जो है वो मैसेज दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी महाराष्ट्र के चुनाव, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 8 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में रहेंगे और सभाएं करेंगे। धन्यवाद आपका राम शिंदे। और अब दूसरा जो पक्ष बता दें, एनसीपी के शरद पवार गुट ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 45 नाम हैं। बारामती से योगेंद्र पवार और इस्लामपुर से जयंत पाटिल को टिकट दिया गया है। बारामती सीट पर अब सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि अजीत पवार को परिवार के सबसे छोटे और नए चेहरे टक्कर यहाँ पर देंगे। तो कनाडा से भारत लौटे उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने पहली बार किसी टीवी चैनल से बात की है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले कल को कनाडा से हमारे रिश्ते बेहतर रहेंगे। बेशक इस दौर में वहाँ की सरकार ने माहौल ख़राब किया है। आइए सुनते हैं उनको। कनाडा और भारत का रिश्ता जो है वो हमेशा अच्छा था और आगे भी अच्छा रहेगा। इस समय एक थोड़ी सी उसमें एबरेशन आ गई है, जो कि अभी जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं वो और उनकी टीम की जो सोच है उसके कारण आई है। और ये मामला ऐसा नहीं कि अचानक कोई बढ़ गया। वहाँ पर खालिस्तानी जो वहाँ पे हमारे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, वो हमेशा भारत पर वार कर रहे थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि कनाडा और भारत के रिश्ते में खटास आए। भारत सरकार का निज्जर की हत्या में कोई भी हाथ नहीं है, और ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आपको बता दें पूरी बातचीत आप आज रात 9 बजे हमारे कार्यक्रम में देख सकते हैं। बहरहाल अब बात हम मध्य प्रदेश की करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 साल की बच्ची ने बहादुरी की मिसाल कायम की। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उसके शोषण की कोशिश की, लेकिन बहादुर बच्ची ने उसे सबक सिखा दिया। हालांकि हाल ही में शहर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद इस घटना से एक बार फिर बच्चियों की सुरक्षा को लेकर शहर फिक्रमंद है। भोपाल में 6 साल की मासूम के साथ 50 साल के एक शख्स ने छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपी बच्ची को खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने उस शख्स के हाथ पर जोर से काटा और भाग निकली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। 50 साल की व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची की हाथ पकड़े थे और हाथ पकड़ के उनको खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चा जो है बिल्कुल समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल किया। उसने ना चिल्लाया भी और उसके हाथ में काट कर वहाँ से भाग गया। और 1 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और बड़ी एक और घटना होने से बच गई। तो हम लोग यही संदेश सभी को ले रहे हैं कि पुलिस हर जगह पे हर व्यक्ति के साथ हर घर में मौजूद नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का जो पहला कदम है उनको उठाना है। सितंबर में भोपाल के जिस इलाके में मासूम के साथ बलात्कार और हत्या हुई, इस बच्ची का घर भी बिल्कुल वहीं पर है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में कई बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और शोषण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर में 3.5 साल की मासूम के साथ टीचर के बेटे ने बैड टच किया। एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सितंबर में ही 3.5 साल की बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हुआ। सितंबर में ही स्कूल छात्र के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। बच्ची के साथ स्कूल वैन में छेड़छाड़ का आरोप लगा, मामला दर्ज नहीं हुआ। सितंबर में ही 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ,
बाद में आरोपी ने उसे मार डाला। वैसे हमने कमिश्नरेट में 144 का हमारा ऑर्डर है कि हर किराएदार का वेरिफिकेशन होना चाहिए। अभी हम लोगों ने दोबारा सर्वे किया पूरा मल्टी में, और हम लोग अभी एक सुरक्षा समिति भी वहाँ पे खास करके वहाँ तैयार कर रहे हैं। हर मल्टी के हर ब्लॉक 48 घर होता है एक ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी हम एक दो रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं कि इन चीज़ों को पर ध्यान रखना कि कौन आ रहा है, कौन रह रहा है, और बिना वेरिफिकेशन को न रहे। पुलिस का कहना है कि लोग सरकार से मिले घरों में नियमों के खिलाफ किराएदार रखते हैं, जिनका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता, और कई बार ये किराएदार आपराधिक प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। इसलिए अब वेरिफिकेशन के बाद पुलिस सुरक्षा समितियां हर जोन में तैयार कर रही है। कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी है, लेकिन अब समय आ चुका है कि अच्छे संस्कारों के साथ बच्चियों को गुड टच और बैड टच की भी जानकारी दी जाए। राजधानी भोपाल में 6 साल की मासूम ने जो सूझबूझ दिखाई, ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से अगर बच्चियों को गुड टच और बैड टच जैसी जानकारी होती है तो वो बड़ी घटनाओं से बच सकती हैं और सुरक्षित भी रह सकती हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। दिल्ली की हवा के साथ दूषित पानी भी चिंता का कारण बना हुआ है। दिवाली के नज़दीक आते ही इस मुद्दे पर सियासी तलवारें खिंच जाती हैं, बयानबाजी होती है, लेकिन यमुना के मुंह से झाग निकलता रहता है और इसे साफ करने का हल कोई नहीं निकलता। बड़े बड़े दावे किए जाते पर सब खोखले ही साबित होते। एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट। यमुना में प्रदूषण बढ़ा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वहां से छोड़ा जा रहा इंडस्ट्रियल कचरा दिल्ली में यमुना को प्रदूषित कर रहा है। आज दिल्ली के पानी में यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आज आईटीओ की छठ पूजा घाट पर बुलाया था। अरविंद केजरीवाल को अपने साथ यमुना में डुबकी लगाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन आखिर में अकेले ही डुबकी लगाई और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए। मैं तो उन्हीं को उनके वादे याद दिला रहा था कि आपने कहा था कि अगले चुनाव से पहले मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब चुनाव तो 2 महीने में चुनाव है, आते और यमुना में डुबकी लगाते। प्रदूषित यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। 2 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव में प्रदूषित यमुना अहम मुद्दा बनती है या नहीं। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। उधर बेंगलुरु के पास तमिलनाडु के होसूर में भारी बारिश के बाद अचानक जहरीला झाग इकट्ठा हो गया। दरअसल भारी बारिश के बाद केलावरापल्ली जलाशय से पानी नदी में छोड़ा गया और इसके चलते आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बने और जहरीला झाग जमा हो गया। कहा यह भी जा रहा है कि भारी बारिश का फायदा उठाकर कर्नाटक में कई फैक्ट्रीज ने केमिकल डिस्चार्ज कर दिया। हालांकि अधिकारी अभी इसकी वजह की जांच कर रहे हैं, लेकिन इस झाग की वजह से ट्रैफिक जैम की नौबत भी आ गई, क्योंकि ये झाग सड़कों तक उतर आया। और न्यूज़ 8 में जाते जाते खबर बिहार से। बिहार के नालंदा में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये दोनों टीचर्स हिल्सा के रामबाबू हाई स्कूल के सरकारी टीचर्स हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल के कुछ शिक्षक और बच्चे पहले पहुंचे तो उस समय विद्यालय का गेट नहीं खुला था। सभी गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे और इसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई और मारपीट तक की नौबत आ गई।